चलो शुरू करें। आ जाओ। आज कुछ क्वेश्चन है हमारे आरपीएससी से। आज क्वेश्चन आरपीएससी का जो अभी ताजा पेपर हुआ है, उसके बाद अभी तक कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई परीक्षा नहीं हुई है। ये एकदम फ्रेश है ना, एकदम ताजा पेपर जो भी दिसंबर में हुआ था, लगभग 3-4 महीने पहले। उसके सवाल, कुछ सवाल है वो देखिए। ये 2023 का पेपर है, 2024 का पेपर, 23 का 24 का हो गया ना, 25 तो चल रहा है, तो ये 24 का है। डेट शायद गलत आ गई है ना ये। अच्छा ये तो 23, ये तो मध्य प्रदेश है, ये वाला ठीक है। 24 सही है डेट। ये 2024 का जो भी लेटेस्ट में हुआ है दिसंबर में। यानी आज की डेट से कुछ महीने पहले ही एकदम फ्रेश पेपर, एकदम ताजा पेपर जो है वो ये है। अच्छा चलो शुक्रिया शुक्रिया। आ जाओ सवाल। अब ये 2000 अभी क्योंकि है ना, अभी एक पैटर्न देखिए आप। 2024 क्योंकि ये हमारे सबसे नजदीक वाला पेपर है, क्योंकि जस्ट अभी अभी हुआ है, तो 3-4 महीने ही हुए हैं, तो ये हमारा अभी बताएगा अभी क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपको मोटा मोटी समझ में आएगा कि ज्यादा कुछ गणित में ज्यादा बदलाव आते नहीं है। गणित में यही 4-5 चीजें हैं जो घूमती फिरती रहती है। थेल्स पर में वो सदियों से घूम रही है, वो थेल्स पर में का सवाल बनाएगा। थेल्स पर में अगर एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर अगर आप रेखा खींचोगे, तो वह रेखा भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये जो थेल्स पर में है, जैसे आप थेल्स पर में कहते हैं, या फिर कई लोग इसे समांतर भुजा नियम कहते हैं, जो भी आप कहते हो, नियम तो वही है ना। तो इसके ऊपर एक सवाल मोस्टली बनता रहता है। अभी 2024 बता रहा हूँ, अभी तो एकदम लेटेस्ट दिखाने का मकसद यही है कि आपको पता चले अभी अभी 3-4 महीने पहले ही आया है, 3-4 महीने पहले आया है। तो समझ जाइए कि मोटा मोटी यही चीज जो है ना, ये बार बार आती है। थेल्स परमे का एक सवाल सामान्यतः आपको पेपर में देखने को मिलता है, और एक नहीं, शायद इसमें 2 या 3, 2 सवाल शायद है। आगे एक और आएगा आपको, वो भी थेल्स परमे का ही है। देखो क्या है इसमें, आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी और बी सी समांतर है, एडी और डीबी में 3:5 का अनुपात है। एडी और डीबी में 3:5 है, तो ये 3:5 हो गया। अगर ये 3 है तो ये 5 हो गया। अब एसी जो है पूरा, वो है 5.6, वो 5.6 है, और ए हमें निकालना है। तो ए को अगर मैं एक्स मान लू, माना कि ए एक्स है, अगर ये एक्स हो गई तो वो 5.6 है, वो एसी 5.6 है, तो 5.6 में से एक्स माइनस कर दो, तो ये हो गया 5.6 माइनस एक्स। या फिर आप पूरे पूरे अनुपात ले लो, आप पूरे पूरे अनुपात ले लो। जैसे ये छोटा ले लिया 3, बड़ा ले लिया 8, 3 और 5 8, ऐसे चले जाओ। भाई भुजाओं का अनुपात ही तो लेना है, तो दोनों छोटी भुजाओं का अनुपात ले लो, या फिर एक छोटी एक बड़ी ले लो। तो छोटी कितनी है 3, इसमें आपको दशमलव वाला झंझट खत्म, घटाने वाला झंझट खत्म हो जाएगा, है ना। घटाने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 8, तो 3/8 थेल्स पर में से 3/8 एक्स बटा 5.6। तो घटाने वैसे भी करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, गणित है, कैसे करो वैसे करो, बस सही करो वैसे। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। आप काटोगे 8 7 56, वजह गुणा करोगे 7 या 21 2.1, ये लो। तो जल्दी हो जाएगा, बस इतना ही है। उससे भी करोगे तो उससे भी हो जाएगा, है ना। उससे भी करें तो उससे भी हो जाएगा। कैलकुलेशन का पार्ट है बस। एक कैलकुलेशन थोड़ी छोटी कर देगा, एक कैलकुलेशन को थोड़ा सा लंबा कर देगा। अगर उससे करते हैं तो 3/5 छोटी भुजा बट्टा छोटी भुजा, 3/5 तो x बटा
5.6 माइनस एक्स, वज्र गुणा करने पर 16.8 माइनस 3x बराबर 5x, एक तरफ करने पर 16.8 और 8x, x 8 का भाग देने पर x बराबर 2.1। ये आपका आंसर है। ऐसे करो चाहे यूं करो। तो एक चीज जो आपको याद नहीं वाली है कि थेल्स प्रमेय पे सवाल आता है। थेल्स थ्योरम के ऊपर एक सवाल पेपर में आता है, और ये आपने मध्य प्रदेश वर्ग 1 का कल पेपर हम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें भी देखा था, वहां पे भी था ये। केवीएस में भी आपने देखा, वहां पे भी था, है ना। ये वैरायटी इसलिए दिखा रहा हूं मैं, आप ये देखो कि ऐसा नहीं कि गणित तो एक ही है, पूरे भारत की गणित एक है, पूरे भारत की क्यों, मैं भारत भी छोटा है बोला, पूरे विश्व की गणित एक है, गणित तो एक ही है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो इंपॉर्टेंट ही है। थेल्स प्रमेय केवीएस में भी आती है, देखा है आपने सवाल। थेल्स प्रमेय आपने यहाँ पे भी वर्ग 1 में भी देखा है, वहां पे भी आई है, राजस्थान में भी आ गई। अभी राजस्थान में एक सवाल और दिखाता हूँ, और जो भी 2024 का दिखा रहा हूँ ताकि एकदम लेटेस्ट में बना रहे हो। ये देखो, ये रही, ये समरूप वाला हो गया। ये दो त्रिभुज है, एक है एबीसी, एक है पीक्यूआर, दोनों समरूप है। दोनों के परिमाप का अनुपात, जो तीनों भुजाओं की लंबाई है परिमाप, उसका अनुपात जो है वो 36:24 का है। एक 36 है, एक 24 है। पी क्यू अगर 10 है तो ए बी बताइए। पी क्यू 10 है तो ए बी बताइए। करो इसको, लगाओ दिमाग, कैसे बनेगा ये। ठीक है, देखो, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बड़ा है, तो जिसका परिमाप बड़ा है वो त्रिभुज भी बड़ा है, जिसका परिमाप बड़ा है वो त्रिभुज भी बड़ा है। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप बड़ा था, 36 है ना, ये 36 है, वो 24 है, तो ये परिमाप ज्यादा है, परिमाप ज्यादा है, तो ये त्रिभुज बड़ा है, तो ये त्रिभुज बड़ा हो गया और ये त्रिभुज छोटा हो गया। ठीक है, दोनों समरूप है तो एक जैसी, बस साइज में छोटे बड़े हैं, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात, उनकी भुजाओं का अनुपात ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बराबर होता है परिमापों का अनुपात त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। यही अनुपात बराबर होता है माध्यिका का अनुपात त्रिभुज एबीसी की माध्यिका
बटा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्य का। यही अनुपात बराबर होता है ऊंचाई, त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई बटा त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई। यही अनुपात बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। इसमें कई चीजें हैं, तो सवाल आराम से बढ़िया सा सवाल इससे बनाया जा सकता है और बनाया जा ही रहा है, देख लो। क्योंकि ये अनुपात बना रहता है, ये अनुपात बना रहता है। भुजाओं में जो अनुपात है वही परिमापों में है, वही माध्यिकाओं में है, वही ऊंचाइयों में है, वही क्षेत्रफलों के वर्गमूल में है। तो ये सब कुछ है, एक ही अनुपात में चल रहा है, तो इस पर फिर आराम से सवाल बना सकते हो, कभी परिमाप के लिए, कभी माध्यिकाओं के लिए, कभी ऊंचाई के लिए, कभी क्षेत्रफल के लिए। आज परिमाप के लिए बना हुआ है, देखो परिमाप 36 और 24 है, तो इसका परिमाप हो गया 36, इसका हो गया 24। कुछ दिया हुआ है वो भुजा देख लो, भुजा दी हुई है पी क्यू 10, तो पी क्यू ले लो। ए बी निकालनी है तो ए बी ऊपर आ जाएगा, पी क्यू 10 हो जाएगी, बटा क्षेत्र परिमाप है इसका 36, इसका 24। 6 पे काटोगे 6 बार 4, फिर 2 पे 3, फिर 5, और वज्र गुणा करने पर ए बी बराबर 5 दिया 15। ये 15 आंसर आ गया। सही है, तो ये याद, इस परमे को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भुजाओं का अनुपात है ना, वो परिमापों का भी है, माध्यिकाओं का भी है, ऊंचाइयों का भी है, और क्षेत्रफल के वर्गमूलों का भी है। तो कोई ना कोई एक दो चीज आपको देके कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ मान पूछ लेगा, और ये ट्रेंड है, इन क्वेश्चनों का काफी ट्रेंड है। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। किसी वृत्त है जिसकी परिधि यानी सर्कमफेरेंस और रेडियस का डिफरेंस 74 है, तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा? एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा? गलती मत करना, धीमा कर लो पर गलती मत करो, धीमा कर लो परंतु गलती मत करो। है ना, धीमा करो परंतु गलती मत करो। ठीक है, शाबाश, बढ़िया। अब क्या है? परिधि, परिधि यानी 2 पाई आर, त्रिज्या यानी आर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परिधि 2 पाई आर, त्रिज्या आर, दोनों के बीच का डिफरेंस है 74, बराबर में आ गया 74। ठीक है, आर कॉमन निकाल लो, आर कॉमन निकाल लिया, 2 पाई -1 हो गया, बराबर 74 है। पाई का मान रख दो, 22/7 -1 बराबर 74। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ गया 7, ये होगा 44 -7 बराबर 74, ये हो गया 37, 37/7 बराबर 74। आर का मान हो गया 37 दूनी 74, 7 दूनी 14, आर का मान हो गया 14। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। दो
616, आंसर आ गया 616। ये सही हो गया। कैलकुलेशन वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए ना, कैलकुलेशन गलतियां ही तो नहीं होनी चाहिए। गलतियां होना ही तो फिर खतरनाक चीज क्या है, गलतियां हो रही है बस यही तो खतरा है। इसका तो उत्तर भी याद करवाया था मैंने आपको, इसका आंसर याद करवाया था। आंसर है ए। तो डाइवर्जेंस आर का मतलब है डेल डॉट आर, डेल यानी आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस डे जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड डॉट एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो आई से आई का डेल ओवर डेल एक्स अवकलन करेगा एक्स का, डेल ओवर डेल वाई अवकलन करेगा वाई का, डेल ओवर डेल जेड अवकलन करेगा के का। एक प्लस एक। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। ये सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल है, बस आप क्वेश्चन तक पहुंच पाओ। अगर इस क्वेश्चन तक पहुंच पाओ, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन शर्त है कि क्या आप क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। किस चीज पर है सोचो, ये क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है। एक रेखा कौन से तीन कोण नहीं बना सकती। कोई रेखा त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D का सवाल है। अब 3D के सवाल में ऐसा कब पढ़ा आपने कि कोई रेखा कौन से तीन कोण बना सकती है और कौन से नहीं बना सकती। कोई रेखा के कौन से तीन कोण संभव नहीं है। शाबाश बसंत, शाबाश। याद करो कंसेप्ट याद करो कि कौन सा कंसेप्ट है जो कहता है कि रेखा कौन से तीन कोण बना सकती है और कौन सा नहीं बना सकती। बिल्कुल कंसेप्ट है, हाँ शाबाश। तीन कोण वही बना सकती है, कोई रेखा तीन कोण वही बना सकती है जिनके कॉस का मान का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर एक आता हो। अगर एक नहीं आ रहा है तो वो कोण नहीं बना सकती।
कोई भी रेखा अगर अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो ये तीन कोण वही हो सकते हैं जिनके वर्गों का योग एक होता है। कॉस का मान निकाल लो, अगर कॉस का मान निकालने के बाद में वर्ग करके जोड़ने पर अगर एक नहीं आता है तो ये कोण वो नहीं बना सकती। अगर एक नहीं आया तो नहीं बना सकती। तो अगर मैं इसको ट्राई करूं, पहले वाले ऑप्शन को 30 60 90, क्या ये हो सकता है? इसमें मान रख के देखो, cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। cos स्क्वायर 60 का मान अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, cos 90 का मान 0 का स्क्वायर, 3/4 प्लस 1/4, 4/4 यानी 1। ये तो बना सकती है क्योंकि एक आ रहा है, एक आ रहा है तो बना सकती है। अगला ऑप्शन ट्राई करो, सी ऑप्शन ट्राई करूं तो cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60। cos 60 1/2 1/2 का स्क्वायर, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, cos 60 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, जोड़ने पर एक आ जाएगा। ये भी बना सकती है क्योंकि इनका भी वर्गों का योग एक आ रहा है। अब और कोणों को ट्राई करो, बी ऑप्शन को ट्राई करें तो cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 90 प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, cos 90 0 का स्क्वायर, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 1/2 एक आ गया। ये भी बना सकती है, इनके भी वर्गों का योग एक आ रहा है। ऑप्शन बचा डी, बस यही सही है। और चेक भी कर सकते हो ये गलत, ये क्यों नहीं है। तो आ जाओ इसके साथ चेक करें। तो cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 30 हो जाएगा √3/2, √3/2 का स्क्वायर, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/4, 3/4 और 1/4 मिला के 1 हो गया, और ये आ गया 3/2। ये तो 3/2 आ रहा है, ना कि 1 आ रहा है। आना चाहिए था 1, आ रहा है 3/2, तो यही गलत हो गया। तो इसका मतलब ए बी सी हो सकता है परंतु डी नहीं हो सकता। सवाल देखो, बढ़िया पूछा है, बहुत ही बढ़िया चीज है ना, घुमा के पूछा है। ये सवाल ये आपके एपीजीपी वाले सवालों में आते हैं। 1 + 4x + 7x² + 10x³ प्लस डैश 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 अनंत तक जा रहा है। अब इसका जो जोड़ है, ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी का जोड़, ये थोड़ी हटके है, एक थोड़ा सा अटपटा सा सवाल होता है ये। इसका जो जोड़ है वो आपको बताया हुआ है कि 35/16 होता है, दिया हुआ है कि इतना है। तो बताओ x कितना है। अगर आपने पहले कभी ये सवाल किया हुआ है तो कर सकते हो, नहीं किया हुआ है तो पहली बार देखना पड़ेगा फिर कर पाओगे। एक बार देख लो फिर होने लग जाएगा, एक बार देख लोगे फिर होने लग जाएगा। कभी ऐसा देखा हुआ सवाल, कभी इस टाइप का कुछ सवाल देखा हुआ याद आ रहा है? नहीं तो कोई बात नहीं, अगर किया हुआ है तो फिर कर पाओगे, कोई बात नहीं। नहीं देखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देखा हुआ तो आपसे नहीं होगा, नहीं देखा हुआ है तो नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज देख लो, जो कर सकता है, जिसने देखा हुआ है वो ट्राई करो पहले तो एक बार, जो कर सकते हैं वो ट्राई करो। जिन्होंने कभी पहले कभी इस टाइप का सवाल देखा हुआ है, शाबाश संजीव। हाँ, और कोई? हाँ बिल्कुल नीरज, बिल्कुल वही तरीका, वही सवाल है।
हाँ बिल्कुल, ये वही सवाल है। बिल्कुल मनीष, वही सवाल है। हाँ, नहीं किया हो तो नहीं किया तो नहीं कर सकते। अब ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो रहा, नहीं किया तो कहाँ से करोगे। किसी ने किया हुआ है, पहले किया हुआ है और दोहराया हुआ है, सिर्फ किया हुआ भी काम नहीं करेगा। किया हुआ है फिर दोहराया हुआ है तो वो आज कर पाएगा, वरना नहीं होगा। आ जाओ, ठीक है। जिन्हें कर लिया ठीक है, नहीं कर पाए आ जाओ। देखो, इन सवालों को क्या करना पड़ता है, पहले आप एस मानते हैं, माना ये एस है, माना इसका जो जोड़ है वो एस है, और ये श्रेणी अनंत तक जा रही है। ठीक है, ध्यान से देखना भी, एक सवाल अच्छे से देखो, निकाल लेना। अभी इस सवाल को 2-3 बार हाथ से निकाल लेना, एक पैटर्न फिक्स है इसका। जो भी श्रेणी आपको दी जाती है, जो भी सीरीज आपको दी गई है, माना उसका जोड़ एस है, मतलब मानने की क्या जरूरत है, दिया हुआ है जोड़ तो ठीक है, बाद में रख देंगे। नहीं मानते, एस बराबर दिया हुआ है 35/16, जोड़ में दिया हुआ है। एक बार 35/36 लिखने में जोड़ आ रहा है, मैंने एस कह दिया, इसका जोड़ एस है, दिया हुआ वैसे तो जोड़ है ना, लेकिन बाद में रख देंगे, टाइम मिलेगा तब, अभी तो एक बार चलने देते। एस हो गया। फिर आपको क्या करना है, पूरे सवाल को एक्स से गुणा कर दो, दोनों तरफ एक्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ एक्स से गुणा करने पर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों किया, रुको रुको जरा, देखो बताता हूं कि ऐसा क्यों किया। अब इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को एक बार घटाओ, फिर आपको कारण दिखाई देगा कि ऐसा क्यों किया। ये दोनों घट गए, x माइनस एस एस हो गया, बराबर एक की जगह एक आ गया, एक के नीचे तो कुछ था ही नहीं, घटने वाला था ही नहीं। 4x में से 3x घट गया, ये आ गया 3x, 4x में से 1x घट गया, प्लस 7x² में से 4x², क्योंकि सेम चीजें तो घटती है ना, सेम घात वाले तो घटते हैं, ये घट गया, ये घट गया, एंड डैश डैश डैश, सब 3 एक जैसे आगे आगे। एस कॉमन निकाल लो, प्लस इन सब में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, ये आ गया 1 प्लस x² अब ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई, ये देखो ये जीपी बन गई आपकी गुणोत्तर श्रेणी, और कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई, जो श्रेणी अनंत तक जाती है गुणोत्तर श्रेणी, उसका जोड़ होता है a/1 - r। अगर इसको हम जोड़े तो इसका जोड़ हो जाएगा a/1 - r। a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद है 1, r जिससे गुणा होके बढ़ रही है, ये तो x से गुणा हो रही है, तो r का मान हो गया x, बस इसमें मान रख दो। इंटू a का मान 1, r का मान x, ये आ गया। लघुत्तम ले लो, वन माइनस एक्स प्लस 3x, 1 + 2x/1 - x, ये हो गया। अब आप s का मान रख दो और x का मान निकालो, तो इनमें इस तरीके से जोड़ किया जाता है।
अब कई बार तो क्या होता है, आज तो s दे के x पूछा है, कई बार सवालों में क्या होता है, ये नहीं करते, कई बार ये सवालों में ये लोग ये करते हैं कि पूछते हैं कि जोड़ बताओ, तो ये देखो आपका जोड़ निकल गया, s का मान, इस सवाल में तो s दिया हुआ था, नॉर्मली सवालों में s पूछ लेता है कि बताओ जोड़ क्या आएगा, तो उसको बटे में ले जाओ, 1 माइनस एक्स को बटे में ले जाओ, ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये जोड़ हो गया। ये आपका जोड़ बन गया, s बन गया। तो कई बार, अब तो सवाल में s दिया हुआ है, x पूछा है, कई बार सवाल में सीधा x सीधा जोड़ पूछ लेता है, बताओ इसका जोड़ क्या होगा, बताओ इस श्रेणी का जोड़ क्या होगा, बताओ इस श्रेणी का जोड़ क्या होगा, तो वो जोड़ कर दो, ये जोड़ रहा। अब जोड़ दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, दिया हुआ तो जोड़ रख दो, x का मान निकाल लो। अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा सवाल यहाँ तक नहीं है, हमारे सवाल में s तो दिया हुआ है, s कितना दिया हुआ है, वो भी 35/16 दिया हुआ है, s की जगह 35/16, वज्र गुणा कर दो, 35 गुणा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 16 प्लस 16 दूनी 32x, पैंतीस एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 19। अब गुणनखंड और करने, ऑप्शन में क्या दिया है, अब एक काम ही कर लेते हैं, इतना बड़ा तो बहुत लंबा जाएगा, ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जो उत्तर दे रहा है, इतनी दूर जाएंगे गुणनखंड करेंगे या तो गुणनखंड भारी पड़ जाएंगे। 35 गुणा 19 और 102 के टुकड़े करें, तो ऐसा कौन सा टुकड़ा होगा, गुणनखंड कितने हो जाएंगे, इससे अच्छा ऑप्शन से ट्राई कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऑप्शन से ट्राई कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ऑप्शन से कैसे ट्राई करें कि भाई ऑप्शन जो है ना वो यहाँ रख दो, ये आपके जो ऑप्शन है, कौन है जो 35/16 दे रहा है, बस वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को उठाओ और ऑप्शन को चेक करवा लो, यहाँ रखवा लो ऑप्शन में, x की जगह 1/7, 3/5, 1/5 रख के देख लो कौन है जो आपको 35/16 आंसर दे रहा है, वो आपका आंसर हो गया। 95 और 7 होंगे क्या टुकड़े, भयंकर किया यार, इतने बड़े बड़े टुकड़े, 95 × 7, एक तो आ गया 1/5, एक आ गया 19/7। अच्छा 19/7 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x का मान 1 से छोटा दिया हुआ है, x का मान 1 से छोटा दिया हुआ है,
ये असंभव। क्यों है असंभव? क्योंकि दिया हुआ है कि x का मान 1 से कम है। 19/7 तो 1 से बड़ा होगा, तो ये हो नहीं सकता, तो सिर्फ 1/5 बचा, वो सही होगा। तो ये आपका 1/5 हो गया। यहाँ पे बस मैंने कॉमन लिए, एक को मैंने छोड़ दिया, इतने इतने में से कॉमन ले लिया। इनमें से 3x कॉमन आ गया, एक को तो मैंने एज इट इज लिख दिया 1 प्लस, इनमें से मैंने 3x कॉमन ले लिया, सब में से 3x कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे मैंने सूत्र लगा दिया a/1 - r। ये फॉर्मूला लगा दिया, a का मान 1, a का मान 1 और r का मान, जो सार्वनुपात होता है, सार्वनुपात होता है दूसरे पद में पहले का भाग दे दो, या देखो किससे गुणा होके आगे बढ़ रही है। एक 1.27 पे बार है, इसे p/q में व्यक्त करो, और p और q का मैस है 1 होना चाहिए, मतलब कटते हो तो काट लो, और फिर बताओ कि p + q - 25 का मान कितना होगा। फॉर्मूले नहीं हो सकते, फॉर्मूले ऑलरेडी हमारे पास बहुत है, और ये नहीं हो सकता हम हर सवाल का एक फॉर्मूला बना के रख लें, इस सवाल का एक फॉर्मूला, इस सवाल का, तो हमारे फॉर्मूले का 10,000 हो जाएंगे, शायद मेरे ख्याल से उससे ज्यादा हो जाएंगे अगर हम सवालों, क्योंकि उनको तो क्या करना है, उनको तो खाली एक चीज चेंज करनी है, इतने में एक फॉर्मूला और बन गया, एक चीज चेंज करनी है एक और बन गया। तो हम फॉर्मूला नहीं खेल सकते, फॉर्मूले जितने कम हो सकते हैं उतने कम होने चाहिए, तरीके जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा होने चाहिए। तो तरीके समझो, कैसे सवालों को डील करना है, कैसे सवालों को लपेटना है, कैसे सवालों को बांधना है, ये सीखो, ना कि ये कि चलो इसका भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं, चलो इसका भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं। इतने सारे फॉर्मूले याद कौन करेगा? तो फॉर्मूले कम याद करो, तरीके ज्यादा याद करो। बिल्कुल, आंसर है 0, 0 है। तो कैसे बदलोगे? किसी भी नंबर को जिसके ऊपर बार हो, उससे बट्टे के नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो पहला तरीका डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाला ये होता है कि जो नंबर है उसको बिना बार के कंप्लीट नंबर लिखो, माइनस पूरे का पूरा जो नंबर है, पूरा का पूरा नंबर लिखो, है ना, पूरा का पूरा नंबर लिखो, फिर बिना बार वाले नंबर लिखो, बिना बार वाला नंबर बट्टा, सही है। ये पहले पूरा नंबर लिखो, आपका जो पूरा नंबर है वो लिखो, फिर बिना बार वाला नंबर लिखो, फिर हर बार के बदले नोके लगाओ,
हर एक बार के बदले 9, ये हो गया 126 बटा 99, कट करो, 3 पे काटना, 3 पे काटूंगा, फिर 3 पे काटूंगा तो 14 बटा 11। तो P का मान हो गया 14, Q का मान हो गया 11। बोर कट नहीं रहे बस, तो P हो गया 14, Q हो गया 11। तो P प्लस Q माइनस 25, 14 प्लस 11 माइनस 25, 25 माइनस 25 0। अच्छा, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 होता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 होता है उनको संपूरक कोण कहते हैं। तो वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है, वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है। वह कोण थीटा मान लिया, संपूरक कोण 180 माइनस थीटा, ये कोण हो गया, ये संपूरक कोण हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कोण जो है वो अपने संपूरक कोण का दुगना है, यानी थीटा जो है वो दुगना है संपूरक कोण का। तो 2 गुणा 180 माइनस थीटा, कोण अपने संपूरक कोण का दुगना है, तो थीटा बराबर है 2 गुणा 180 माइनस थीटा, थीटा बराबर 360 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा को एक तरफ कर लो, 3 थीटा, 3 थीटा बराबर 360, तो थीटा बराबर आ गया 120। आठ प्लस 88 प्लस 888 प्लस डैश डैश डैश, इसके पदों का योग कितना होगा? पूरक पूरक जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री कोण जो था इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और संपूरक को सप्लीमेंट्री कहते हैं। 8 प्लस 88 प्लस 888 डैश डैश डैश, n पदों का योग बराबर है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ। कभी 8 के नाम पे आ जाता है, कभी 7 के नाम पर, कभी 6 के नाम पर, कभी 5 के नाम पर। बस ये नंबर बदलते रहते हैं, कभी 8 88 हो जाता है, कभी 9 का चल जाता है, कभी 5 का, कभी 4 का, कभी 1 का।
1 + 11 + 111 + 1111 डैश डैश डैश। तो इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं, तो बाय ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर लो। एक हो सकता है कि डायरेक्ट करके देख लो, तीसरा ये भी हो सकता है कि इसके आंसर याद रख लो, इसके आंसर याद रख लो, है ना, इसका आंसर याद रख लो। तो एक बाय ऑप्शन कर सकते हो आप इसको। अगर बाय ऑप्शन करते हो तो देखो, तो देखो कौन सा ऑप्शन है। दो पदों का जोड़ करके देख लो, दो पदों का जोड़ फॉर्मूले से करवा लो और दो पदों का जोड़ आप कर लो। यहां से सवाल से करवाएं तो 8 + 88 ये आ गया 96। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो 96 देगा, दो पदों का जोड़ कौन 96 देगा, कौन सा ऑप्शन है जो आपको 2 देगा, एन का मान 2 रखने पर 96 देगा। तो ये हो गया 8/10 8/81 10 की पावर 2 + 3 ये 1000 हो गया, -18 और माइनस का 8, $992, 1281 से ये 12 बार कट गया और 12 × 8 = 96 ये काम कर रहा है। सही कर रहा, सही भाग दिया क्या मैंने? 992 में 81 का भाग 12 बार ही जाता है क्या, या गलत भाग दे दिया? n = 1 से पता नहीं चलता, क्या पता n = 1 के लिए दो ऑप्शन टकरा जाए, दो ऑप्शन टकरा जाए वो दिक्कत डर लगती है। दो ऑप्शन टकरा जाएंगे तो फिर वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। नहीं कट नहीं रहा है, सॉरी नहीं कट नहीं रहा है, तो ये 96 नहीं देगा, कटेगा ही नहीं, तो 96 कैसे आएगा? 81 से पूरा पूरा कटेगा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। ठीक है ना, तो ये काम नहीं करेगा। फिर इसे ट्राई करें, इसमें ये 18 जुड़ जाएगा, 1000 1000 ये प्लस का 8 1008 आएगा। दस की पावर 3 1000 + 18 1018 1008 डिवाइड बाई 81 ये भी नहीं कट रहा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। अब ये वाला 8/81 गुणा 1000 - 28 972 डिवाइड बाई 81 परफेक्ट, एकदम यही कटा है खाली। तो बाय ऑप्शन n का मान 2 रखने पर, n का मान 2 रख रहे हैं। वैसे एक ऑप्शन n = 1 के लिए भी चेक करके देखें, क्या पता ऑप्शन नहीं टकराए, लेकिन टकरा जाते हैं। n = 1 के लिए शायद टकरा जाएंगे, चलो ट्राई कर लें, क्या पता काम कर ही जाए। n = 1 के लिए ट्राई करें तो, केवल एक पद के लिए ट्राई करें तो, एक पद लेंगे तो n का मान 1 होगा, n का मान 1 होगा तो 8 आना चाहिए। तो देखो 8 कौन देता है, ए ऑप्शन दे रहा है 8, ए ऑप्शन दे रहा है 8/81 गुणा 10 की पावर 2 100 हो गया, 100 और 10 110 हो गया, 110 में से 9 गया 101 हो गया, जो कि नहीं कटा, तो ये तो गलत। फिर बी ऑप्शन 8/81 गुणा n का मान 1 रखने पर 100 100 और 9 109 109 में से 10 गए 99, ये भी नहीं कटा।
n का मान 100, 100 में से 18 गए, 100 में से 19 गए, 81, 81 से 81 कट गया, 8 आ गया। तो ये काम कर गया, डी ट्राई करें, डी 8/81, 10 माइनस 19, ये देखो ये कर देते हैं भाई लोग, ये 10 माइनस 10 माइनस का 9, ये भी नहीं आया, तो n बराबर 1 से भी चेक हो जाता है ना, n बराबर 1 से भी चेक हो गया, तो n बराबर 1 से थोड़ा जल्दी भी चेक हो गया। लेकिन डर ये लगता है कि हम n बराबर 1 रखें, कहीं दो ऑप्शन टकरा गए, दो ऑप्शन बराबर उत्तर दे दें तो दिक्कत आ जाएगा, है ना। अब दिक्कत ये रहती है कि भाई मान लो मैंने 1 से शुरू किया होता, वो तो बढ़िया बात, ऑप्शन नहीं टकराए, सपोज करो दो ऑप्शन जो है वो 8 आंसर दे रहे होते, तो मेरी तो मेहनत बेकार हो गई, फिर 2 से ट्राई करो, ये एक रिस्क तो बना ही रहता है कि 1 से ट्राई करें नहीं करें। कई बार थोड़ा सा पेपर ढंग से बनाया बंदे ने तो उसे पता है कि 1 रखेगा, 1 रखते ही 2 ऑप्शन बराबर के कर दो, 2 ऑप्शन क्लोज कर दो, 2 ऑप्शन क्लोज करेगा, इतने में वो पूरी मेहनत बेकार हो गई, फिर 2 रख के दोबारा आगे बढ़ो, तो कई बार वो डर भी लगा रहता है। कई बार ये रहता है 2 ट्राई कर लिया, पता चला 1 से भी आंसर आ रहा था, 2 ट्राई कर लिया, पता चला 1 से भी आ रहा था, वही है, टाइम बर्बाद हो जाता है। और वैसे ध्यान से देखो तो इस सवाल का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको याद रख लो, हाँ सही कह रहे हो, सबसे बढ़िया तरीका याद रख लो यार, ये बहुत बार आता है, बहुत 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 बार आता है ये सवाल, तो इसका तो उत्तर याद करना ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है आपका, ठीक है ना। इसको करते क्या है हम, तो 8 कॉमन निकाल लिया, 8 कॉमन लेते ही 1 + 11 + 111 + 1111 एंड सो ऑन चलता है। फिर हम इसको 9 से गुणा कर देते हैं और 9 का भाग दे देते हैं, 9 से गुणा और 9 का भाग, 9 से गुणा और 9 का भाग। अब ऐसा क्या है जो 8 में नहीं था लेकिन 9 में है ना, इसी सीरीज को हम 9 में चेंज कर लेते हैं। अब अगर ये 5 की भी होती तो भी यही कर रहे होते, 6 की होती तब भी यही कर रहे होते, 7 की होती तो भी यही कर रहे होते, पैटर्न यही रहता, 5 होता तो 5 कॉमन निकाल लेते, 6 होता तो 6 कॉमन निकाल लेते, 7 होता तो 7 कॉमन निकाल लेते, और फिर 9 से गुणा करते, 9 का भाग देते। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा 9 में क्या खास है जो बाकी किसी में नहीं है। 9 में ये खास है कि 9 10 के पास है, 9 10 के पास है, 99 100 के पास है, 999 1000 के पास है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाला जो 9 है उसको लिख सकते हैं 10 - 1, दूसरे वाले को लिख सकते हैं 100 - 1, 99 को 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1, और फिर अगले वाले को 10,000 - 1 एंड डैश डैश। अभी जो सारे 10 है इनको एक साथ कर लो, 10 + 100 + 1000 + 10,000 ये साथ कर लो, और जो 1 1 1 है इन सबको एक साथ कर लो, 1 + 1 + 1 ये एक साथ कर लिया, ये बन गई आपकी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी देखो 10 से गुणा होकर आगे बढ़ रही है, ये जीपी बन गई गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी का योग कर लो, लेकिन इस बार ध्यान रखना, इस बार अनंत पद नहीं है, पदों की संख्या अनंत नहीं है, पदों की संख्या अनंत नहीं है, देखो लिखा पड़ा है कहां तक जाना है, n पदों तक जाना है, n का मतलब 5 पद, 50 पद, 500 पद, एक लिमिटेड टाइम ही जाना है, ऐसे नहीं कि अनंत तक जाना है, तो अनंत तक नहीं है, ये n पदों तक का योग है।
n पदों तक के जोड़ का मतलब n पद तक चलना है, मतलब 5 पदों तक या 7 पदों तक या 100 पदों तक या 200 पदों तक, बस इतना ही चलना है, अनंत तक नहीं जाना है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला अनंत वाला नहीं लगेगा, अनंत तक जाता तो अनंत वाला लगता है, तो अनंत तक नहीं जा रहा है, ये किसी नंबर n तक जा रहा है, n बार चल रहा है ये। तो n बार के लिए हमारा जो गुणोत्तर श्रेणी है, n पदों का जोड़ बराबर होता है गुणोत्तर श्रेणी में a r की पावर n माइनस 1 बट्टा r माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। तो a प्रथम पद है, प्रथम पद है 10, r का मान 10 की पावर n माइनस 1, r का मान 10, 10 माइनस a होता है प्रथम पद, जहां से ये शुरू हुई है वो है 10, r का मतलब है जिससे गुणा होकर आगे बढ़ रही है, या सार्वनुपात, दूसरे में पहले का भाग दे दो r का मान आ जाएगा, 100 में 10 का भाग दिया 10 आ गया, तो r का मान 10 हो गया, a का मान, a प्रथम पद जहां से शुरू हुई है वो 10 हो गया, सार्वनुपात दूसरे में पहले का भाग दे दो वो r आ गया, ये मान इसमें रख दिया। अब आ जाओ 1 1 का जोड़ करते हैं। 1 की खास बात ये है कि 1 को अगर 5 बार जोड़ते हो तो 5 आता है, 6 बार जोड़ते हो तो 6 आता है, 1 को 7 बार जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो यहाँ पे 1 कितने, बोला हर बार एक 1 आया है, तो टोटल कितने 1 है, जितने टोटल नंबर थे, टोटल नंबर कितने थे n, तो 1 भी कितने आए होंगे n, तो इनका जोड़ हो गया n। अगर ये 5 बार आते तो इनका जोड़ 5 होता, 7 बार आते तो 7 होता, 10 बार आते तो 10 होता, तो ये n बार आए हैं तो इनका जोड़ हो गया n, तो n ये हो गया। अब बस लघुत्तम ले लो और तैयार है आंसर, और 9 को बाहर भी निकाल दो, लघुत्तम भी ले लो, बाहर भी निकाल दो, 8 बट्टा में 81, ब्रैकेट खोल दो, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 10 माइनस 9 है। ये उत्तर आ गया। अब इस उत्तर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ वाला बदल जाएगा, 5 वाले केस में यहाँ 5 आएगा, 6 वाले केस में यहाँ 6 आएगा, बस ये फर्क होगा, बाकी सेम यही चलेगा उत्तर, यही उत्तर लगातार चलता रहेगा। यानी मैं अगर ए का सवाल बनाऊं, ए प्लस ए प्लस ट्रिपल ए एंड डैश 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 n पदों तक, तो इसका जोड़ हो जाएगा a बट्टा 81 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, तो 6 वाले में यहाँ 6 लिख दीजिएगा, 7 वाले में 7 रख दीजिएगा, 8 वाले में 8 रख दीजिएगा, 5 वाले में 5 रख दीजिएगा, 2 वाले में 2 रख दीजिएगा, ये ए का ध्यान रखना है बस, बाकी सारा सेम रहता है। तो इसको याद रख लोगे तो आपका समय बहुत बच जाएगा ऐसे सवालों में, और ये सवाल आते भी कई बार है, कई बार आते हैं ये, ठीक है। बढ़ जाऊं आगे, हाँ रट्टा मार लो, ज्यादा ठीक रहेगा, जो लगातार आते हैं ना फिर इनके लिए आप कोई भी तरीके से करिए, सबसे कम समय लगेगा अगर आप याद करके गए तो, और जो चीज बार बार आ रही है उसको करने का क्या मतलब, उसको याद ही होना चाहिए। n प्लस 1 पद दे दे तो n की जगह n प्लस 1 रख देना, और निकालने का तरीका तो मैंने बता ही दिया कैसे निकालते हैं, वैसे निकाल लेना। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है।
साइन को इधर भेज दो, इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स 1, साइन का मान 1, साइन इनवर्स 1 90 डिग्री पे होता है, वो 90 डिग्री हो गया, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है जो कहता है कि 90 डिग्री साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए का जोड़ 90 डिग्री तभी आता है जब दोनों बराबर होते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं, दोनों सेम होते हैं तभी 90 आते हैं। तो फिर दोनों सेम होंगे, यानी 1/5 और x बराबर होंगे, क्योंकि बराबर में 90 आया, बराबर में 90 आया, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर 90 आया है, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है। तो फिर x बराबर हुआ 1/5, x बराबर 1/5। और चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट करो, दूर से भी आगे बढ़ा सकते हो। आगे ऐसे बढ़ा सकते हो कि एक जने को उधर ले जाओ, मान लो इसको उधर ले गए, कॉस इनवर्स एक्स को इधर रहने दो, ये 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5 उधर चला गया, 90 माइनस साइन इनवर्स किसके बराबर होगा, इस फॉर्मूले को देखो, 90 माइनस साइन इनवर्स ए बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो ये बन गया कॉस इनवर्स 1/5। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर आ गया बराबर कॉस इनवर्स 1/5, तुलना कर लो, एक्स बराबर आ गया 1/5। डायरेक्ट करोगे तो वहीं से हट जाएगा, अच्छी बात है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो चेंज करके भी कर सकते हो, भैया तुम यहाँ रहो, इसको उधर भेज दो, 90 माइनस लगा दो, कॉस इनवर्स बन गया, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स तुलना कर लो, एक्स बराबर 1/5 आ गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है आपके। बहुत आसान सवाल है, बहुत बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। तो ये गुणधर्म पे आधारित है, गुणधर्म पे आधारित कि अगर -a से +a तक है, अगर लिमिट -a से +a तक है और आपका फलन अगर विषम फलन है तब तो समाकलन 0 हो जाएगा, अगर यह फलन विषम फलन है तो फिर समाकलन 0 होगा। लेकिन अगर ये सम फलन है, इवन फंक्शन है, तो ये 0 से a तक हो जाएगा
और आपको समाकलन करना पड़ेगा। हाँ, समाकलन करना पड़ेगा। विषम फलन कौन से होते हैं? जिनमें माइनस का फर्क पड़ता है। माइनस रखने पर माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बच जाता है, उन्हें विषम फलन कहते हैं। और जो माइनस को चबा जाते हैं, माइनस दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है, हटा देते हैं, उनको समफलन कहते हैं। जो माइनस को हटा देते हैं उनको समफलन कहते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसमें ये रहा आपका विषम फलन। यहाँ पे अगर मैं माइनस रखूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, साफ दिखाई देगा। इसको देखूं तो कॉस तो माइनस को हटा देगा, लेकिन ये जो एक्स है ये माइनस को बाहर आने देगा, मतलब विषम फलन है। ये भी विषम हो गया। अगर यहाँ पे आए, साइन है, साइन में से माइनस बाहर आएगा, 5 पावर है, ये भी माइनस को नहीं हटाएगी, तो यानी दोनों ही माइनस को नहीं हटाएंगे, यानी फाइनली माइनस आएगा, ये भी विषम। अगर इसको देखें तो ये तो 1 है, इसमें एक्स है ही नहीं, तो माइनस का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो समफलन हो गया। तो इसमें से जीरो जीरो जीरो, तो ये समाकलन तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा। ये जीरो 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 वो बचा खाली। ये समफलन है, तो समफलन का नियम कहता है कि डबल हो जाएगा, 0 से π/2। 0 से π/2 और दुगना। ये आंसर आ गया। तो ये सवाल था विषम फलन और समफलन के ऊपर। जो फलन विषम है उनका समाकलन 0 होता है, -a से +a तक लिमिट होनी चाहिए। -a से +a का मतलब a ही होनी चाहिए, मतलब कोई भी हो वो माइनस, उतने ही माइनस से लेकर उतने ही प्लस तक जाए, उतने ही माइनस से लेकर उतने ही प्लस तक वो जाती हो। तो ये रही देखो माइनस, ये रही प्लस, तो माइनस से प्लस विषम फलन है जिसमें आप माइनस रखेंगे, माइनस करने पर माइनस बच जाएगा, वापस आ जाएगा, यानी ये शर्त है। ये शर्त लगाओ, अगर ये काम करती है मतलब आपका वही फलन जो आपका शुरुआत में था वही वापस आ जाए, माइनस के साथ वापस आए तो सही, लेकिन विद माइनस आए मतलब विषम फलन है, और माइनस हटा के आए मतलब समफलन है। फलन वापस आए लेकिन माइनस को हटा कर आए। जैसे हम इसमें हम एक्स क्यूब था पहले, एक्स क्यूब को ट्राई करते हैं। मैंने एक्स की जगह -x रखना होगा, एक्स की जगह -x रखा, एक्स की जगह -x रखने पर माइनस बाहर आ गया, एक्स क्यूब की जगह मैंने वापस से फंक्शन रख दिया। तो ये दिखा रहा है कि मैंने तो माइनस रखा था, मैंने तो एक्स की जगह माइनस रखा था, लेकिन माइनस रखने के बावजूद क्या हुआ, मेरा फलन वापस आ गया, विद माइनस बाहर आया। वही फलन आपका वापस लौट कर आ जाए, माइनस के साथ लौट कर आ जाए, मतलब विषम फलन है। तो ये विषम फलन हो गया, इस वजह से इसका समाकलन 0 हो गया। अब हम अगले वाले को ट्राई करें, x cos x को ट्राई करें। f(x) बराबर x cos x, इसमें भी मैं वही ट्राई करूंगा,
x की जगह माइनस एक्स रखूंगा, x की जगह माइनस एक्स रखा, ये आ गया माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, तो माइनस एक्स में माइनस बच गया, और कॉस में माइनस हट जाता है क्योंकि कॉस पर माइनस का फर्क नहीं पड़ता, माइनस हट गया। अब इसकी जगह वापस से एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स कॉस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर, तो इसमें एफ एक्स आ जाएगा। अब मिलाओ, देखो क्या फिर से वही हो रहा है, मतलब फिर से वही हो रहा है। मैंने x की जगह माइनस एक्स रखा था, फलन वापस आ गया, विद माइनस आया, विद माइनस आया मतलब विषम फलन है, ठीक है। उसके बाद में हम तीसरे पे ट्राई करते हैं, थर्ड वन पे। अगला है हमारा साइन की पावर 5x। अगर हम साइन की पावर 5x पे जाएं और फिर से ये रूल बुक लगाएं, कि मैं x की जगह माइनस रखूंगा और देखता हूं क्या आता है। x की जगह मैंने माइनस एक्स रखा, माइनस रखा, माइनस बाहर आ गया, साइन पे 5 पावर भी है, साइन में से भी बाहर आ गया, और 5 पावर भी माइनस को नहीं हटाती, क्योंकि 5 पावर करने पे भी माइनस बच जाता है, तो माइनस दोनों से ही बच गया। अब देखो, तो इसकी जगह मैं वापस से एफ एक्स लिख सकता हूँ, साइन की पावर 5 की जगह एफ एक्स आ गया। फिर से मिलाओ तो देखो, ये तो आपका माइनस आ रहा है, फलन भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, फलन भी आ गया, माइनस भी आ गया, मतलब विषम फलन है, ठीक है, डन हो गया। अब यहां तक आने के बाद अब चौथा फलन देखो, एफ एक्स बराबर 1 है, एफ एक्स बराबर 1 है, इसमें x की जगह माइनस एक्स रखो, x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ये तो 1 का 1 ही आ गया, कुछ ही नहीं बदला, क्योंकि x है ही नहीं, है ही नहीं, तो माइनस एक्स रखने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ ही नहीं, 1 आ गया। 1 की जगह वापस एफ एक्स रख दो, तो एफ माइनस एक्स बराबर आ गया एफ एक्स। इस बार फलन आया है लेकिन माइनस नहीं आया, इसका मतलब समफलन है, माइनस आता तो विषम फलन होता, माइनस नहीं आया तो समफलन है, तो ये समफलन हो गया। तो इसलिए जो विषम फलन थे उन सब का समाकलन 0 हो गया, और जो समफलन है उसका समाकलन हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये बच गया। क्लियर है भी ये बात समफलन विषम फलन वाली। एक का समाकलन x होता है, खाली एक का समाकलन x होता है, जब आप एक का समाकलन करते हैं, एक का समाकलन बराबर x, ठीक है। अगर ए बी सी इकाई सदिश है, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a और c के बीच का कोण बताइए। लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम कहां से आ गई यार, लेबनीज थ्योरम कहां से आ गई, किसको किसके साथ मिक्स कर रहे हो। लेबनीज पर में याद कर रहे हो तो महात्मा गांधी पर में भी कर लेना, जवाहरलाल नेहरू पर में भी कर लेना। अगर लेबनीज पर में कर रहे हो तो साथ में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी पर में मत छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुभाष चंद्र बोस वाली पर में भी जरूर करिएगा, वो भी बहुत काम किया यार। कुछ भी कर रहे हो किसी के साथ भी, कहां से लेबनीज आ गया, कहां से लेबनीज आ गया, इनमें कहां लेबनीज आ गया। और फिर लेबनीज ही कर रहे हो, लेबनीज की खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, तो महात्मा गांधी जी के नाम पे भी कर दो एक। पहले देखो लेबनीज पर में कौन सी आ गई यार।
वो आप लिमिट में जरूर, जब आप किसी समाकलन का अवकलन करते हैं तो लेबनीज का रूल यूज करते हैं, या फिर अवकलन करते हैं तो वो लेबनीज का रूल होता है। यहाँ समाकलन में लेबनीज का क्या रूल आ गया? तो किसी को किसी के साथ भी मत जोड़ो यार, हर किसी को हर किसी के साथ जोड़ दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बार बार घूमते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार, ये अभी देखो 2024 में नहीं, इससे पहले भी केवीएस में भी मैंने आपको दिखाया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, और हमने क्लास में भी किया हुआ है। ये हमने क्लास में भी किया हुआ है, क्लास में भी किया हुआ है। बी को उधर ले जाओ, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, बी को उधर ले गए, ये प्लस का बी वेक्टर हो गया। ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर दिया, दोनों तरफ वर्क कर दिया। वर्क को खोलोगे तो हो जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट सी, और ये हो गया बी के परिमाण का स्क्वायर। ए बी सी का ही सदिश है, मतलब ए का बी का और सी का परिमाण एक है, ए का बी का सी का, क्योंकि तीनों इकाई सदिश है, मतलब तीनों का परिमाण एक है, तो एक आ जाएगा। यहाँ पे एक आ गया, एक का स्क्वायर, सी का परिमाण भी एक है, एक का स्क्वायर प्लस 2 ए का परिमाण सी का परिमाण इंटू कॉस थीटा, 2 प्लस 2 ए का परिमाण 1 सी का परिमाण 1 कॉस थीटा, 2 को उधर भेज दो, कॉस थीटा बराबर -1/2। कॉस का मान -1/2 कब होता है? जब थीटा का मान 120 डिग्री होता है, यानी 2π/3 होता है। ये आंसर आ गया। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, 2-3 बार हाथ से निकाल लो। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त सवाल है ये कोडने का, ये पहले भी आया हुआ है। ये तो यहाँ पे तो मैं 2023-24 के सवाल लिखे इसलिए चॉइस ही नाम आ रहा है यहाँ पे, नहीं मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा इस सवाल को। कई बार ये आ चुका है कोण निकालने वाला, कई बार, ठीक है ना। तो अगली बार आए तो आपको पहले से पता हो, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 बार हाथ से करके देख लेना, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। ठीक है, ओके।